है कि अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल कर दिए गए। 50 करोड़ से कम करप्शन की नैब से कलअदम करार दे दी गई है, जबकि नैब को 50 करोड़ रुपए कम मालियत की करप्शन केसेस की तहकीकात की इजाजत दे दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं। हमें इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार मुनीफ फारूक ने ज्वाइन किया है। मुनीफ साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, आज का 2-1 का फैसला आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अभी क्योंकि हमारे सामने अभी हम सभी इसकी तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह ये फैसला इसकी असल जो कॉपी है वो हमें मिले, और ताकि हम इसकी मुकम्मल रीजनिंग जान सकें कि अदालत ने आज जो फैसला दिया उसके अंदर क्या लिखा गया। जो रिपोर्टिंग हुई है, जो आप भी रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसमें देखा जाए तो इन तरामीम को जब किया गया था तो बेशक इनसे हुक्मरान तबके को फायदा जरूर हुआ, और लेकिन इसमें एक एलिमेंट ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद पार्लियामान को छोड़ कर गई। अदालत ने आज जो फैसला दिया है ये मुतवक्का भी था, लेकिन दुरुस्त होता कि अगर इस मामले के ऊपर ज्यादा जज साहिबान की विजडम सामने आती, और बेहतर होता कि अगर जो नुक्ता मंसूर अली शाह साहब मुतअद्दिद दफा उठाते रहे उसको भी एंटरटेन किया जाता। लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने जाते जाते ये मकसूद समझा, बेहतर समझा कि वो इस तरह का फैसला दे के जाए, लेकिन यकीनी तौर पर इस फैसले को मुख्तलिफ तरीके से इसकी तशरीह की जाएगी, इसकी इंटरप्रिटेशन की जाएगी, क्योंकि ये फैसला इसके सियासी असरात अपनी जगह होंगे, लेकिन क्या आने वाले चीफ जस्टिस जो इस बात के यकीनी तौर पर बड़े खिलाफ थे कि जब तक आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून को आप कल उसको अबेंस में रखेंगे, उसके ऊपर फैसला नहीं करेंगे, तो आप बेंच को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे मामला को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत मानी खेज होगा कि आने वाले वक्त के अंदर एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो कानून है जो कि अबेंस के अंदर है, जिसके ऊपर स्टे ऑर्डर है, क्या उसको दुरुस्त करार दिया जाता है। अगर दुरुस्त करार दिया जाता है तो फिर आने वाले वक्त में इस तरह के फैसलों के ऊपर जो रिव्यू फाइल किए जाएंगे उनका स्कोप क्या होगा, क्या उनके अंदर गुंजाइश बढ़ जाएगी रिव्यू की, क्या जज साहिबान की तादाद बड़ी होगी रिव्यू के अंदर। ये तमाम वो बातें हैं जो कि मेरे और आपके जहन के अंदर हैं, लेकिन अभी उसके ऊपर हम कोई डेफिनेटिव बात नहीं कर सकते। बहरहाल ये एक फैसला ऐसा है जिससे जो एक्सपेक्टेड भी था, मुस्लिम लीग नून से एक मुतासबाना फैसला कह रही है, लेकिन जो तरामीम की गई यकीनी तौर पर उनमें कुछ बिल्कुल कानूनी तौर पर जायज भी थी, लेकिन अब तरमीम कोई भी करे उसका किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, और ये तासुर बनाया गया कि ये सिर्फ एक तबके को फायदा दिया गया है इससे। लेकिन अगर अदालती फैसलों को देखा जाए पिछले कुछ अरसे में, तो ये बात दुरुस्त है कि नैब का इदारा और ये कानून सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है। बिल्कुल मुनीफ फारूक साहब, आज के वर्डिक्ट का आप लीगल फ्यूचर कैसे देखते हैं? एक तासुर पाया जाता है कि हम ख्याल ग्रुप पाया जाता है अदालतों के दरमियान। आज जस्टिस उमरता बंदयाल ने जो वर्डिक्ट पास किया इसको बैक किया गया एजाजुल हसन की जानिब से भी, जस्टिस एजाजुल हसन। जस्टिस मंसूर अली शाह की बात की जाए तो ये मिलता जुलता एक व्यू माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला किया जाएगा और जस्टिस काजी फायज ईसा बेंच की तश्कील देंगे, तो जो आज का अकलियती वर्डिक्ट है वो अक्सरियती ग्रुप में चेंज कर जाएगा। आप इसको कैसे देखते हैं? इसकी पॉलिटिकल साइड भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो कर रही होगी इस केस को। जी बिल्कुल कर रही है। मैं समझता हूँ कि बड़ा डिपेंड करेगा अब जो मंसूर अली शाह साहब का डिसेंटिंग नोट है, एग्जैक्टली उन्होंने उसके अंदर क्या तहरीर किया है उसकी बहुत अहमियत है। वो उसकी कुछ रिपोर्टिंग हमारे सामने बिट्स एंड पीसेस में हुई है, लेकिन अभी तक फैसला मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आया। जैसे ही आता है तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे उसके ऊपर कमेंट करने के लिए, और जो नुक्ते मंसूर अली शाह साहब ने उठाए हैं उनको भी बगौर देखा जा सकेगा। बिल्कुल मुनीफ फारूक साहब, अगर हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की बात करें तो उसकी लीगल वैल्यू आपको क्या नजर आती है? बहुत सारे ऐसे और भी केसेस थे जहां पे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने या तो उस बेंच का हिस्सा ही नहीं बने या रिक्रूज कर लिया और कहा कि अभी इस केस का पहले फैसला कर लें फिर आगे मामला चलेंगे। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की क्या आप लीगल वैल्यू देखते हैं मौजूदा टाइम पे? देखिए, वो कानूनी तौर पर पार्लियामान का बनाया हुआ एक कानून है, उसको उसकी अमल दरामद को सुप्रीम कोर्ट ने रोका था, और काजी फायजा साहब ने इसके ऊपर शदीद सख्त एक्सेप्शन का इजहार किया था, और उन्होंने कहा था कि या इसको कलअदम करार दें तो या इसको आप इसके बारे में जो भी फैसला देना है सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए, इसको अबेंस में नहीं रखा जा सकता जिस तरह के रखा गया। तो मुझे तो यही उम्मीद है कि मुझे बल्कि पता भी लग रहा है कि शायद 18 तारीख को वो लिस्ट भी है केस, और शायद नई चीफ जस्टिस साहब उसके ऊपर या लार्जर बेंच बना देंगे या उसके ऊपर, बल्कि लार्जर तो ऑलरेडी था, वो मेरे ख्याल में फुल कोर्ट उसके ऊपर शायद तश्कील देंगे, और सुप्रीम कोर्ट की जो कलेक्टिव विजडम है वो हमें देखने को मिलेगी।
बिल्कुल मनीब साहब, आज के केस में ये भी लिखा गया है कि मुतलका कोर्ट्स में जो नैब के अंडर नैब के रेडार में केसेस आते हैं जिनको दोबारा बहाल किया गया उधर रेफर किया जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि डिप्टी चेयरमैन नैब भी अपना इस्तीफा दे चुके हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल की भी बात की जाए तो वो भी अपना इस्तीफा दे चुके हैं। तो 7 दिन में ये मामला आपको आगे बढ़ता दिखाई देता है? देखिए, मुश्किल होगा क्योंकि प्रोसिक्यूटर जनरल भी नहीं है, डिप्टी चेयरमैन नैब भी नहीं है। और प्रोसिक्यूटर जनरल का बड़ा अहम ओहदा होता है, बेसिकली प्रोसिक्यूशन सारी को लीड उन्होंने करना होता है। तो चलें, केसेस का रिकॉर्ड भिजवाने तक वो तो कोई क्लरिकल स्टाफ भी भिजवा सकता है, लेकिन केसेस की आगे कार्रवाई और आगे उनके ऊपर अमल दरामद और मजीद प्रोसिक्यूशन, उसके हवाले से बड़े शदीद मामलात खटाई का शिकार होंगे, क्योंकि जब तक ये ओहदे कम से कम प्रोसिक्यूटर जनरल का ओहदा फिल नहीं होता तो आप प्रोसिक्यूशन कैसे कर पाएंगे। और नैब के अंदर तो वैसे भी इंजीनियरिंग जो ये इन्वेस्टिगेशन है इसकी हवाले से शदीद फुकदान है अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स का, और जो वाइट कॉलर क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सकें। लोग आए थे मुख्तलिफ महकमों से, लेकिन सोफिस्टिकेटेड क्राइम या सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल क्राइम को अभी तक मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेट करना नैब के वश से बाहर की बात है। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर रहे थे। उनका कहना है कि मामला अभी आगे बढ़ते दिखाई देते हैं, आने वाला बेंच मजीद इसके अंदर पेशरफ्त अपनी दिखाएगा।